एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट या डिटर्मिनेंट पर 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग उपसारणिक तथा सहखंड के बारे में पढ़ेंगे तथा इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए उपसारणिक क्या होता है। उपसारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर्स। तो माइनर्स की परिभाषा हम लोग इस तरह से देते हैं, किसी सारणी के अवयव ए आई जे के आयवीं पंक्ति तथा जेवीं स्तंभ को छोड़ने से शेष बची संख्याओं का सारणिक अवयव ए आई जे का उपसारणिक कहलाता है। यानी कि जो भी अवयव है उसकी उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ दीजिए। जैसे A11 है तो पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ को छोड़ने के पश्चात जो शेष अवयव बचेंगे उन अवयवों का सारणिक अवयव A11 का उपसारणिक कहलाएगा। इसी तरीके से मान लो अवयव A12 है तो पहले पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ को छोड़ने के पश्चात शेष संख्याओं जो शेष अवयव बच रहे हैं उनसे बना सारणिक अवयव A12 का उपसारणिक कहलाता है। उपसारणिक को यम आई जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब यदि अवयव A11 है तो इसके उपसारणिक को M11 लिखेंगे। अवयव A12 है तो इसके उपसारणिक को M12 लिखेंगे। ऐसे अवयव मान लो A31 है तो इसके उपसारणिक को M31 लिखेंगे। ठीक है। मान लीजिए एक सारणिक डेल्टा बराबर इस तरह से दिया गया है, A11, A12, A21, A22। तो जब आप A11 का उपसारणिक निकालना चाहोगे तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दो, जो शेष अवयव बचे उसी को लिख लो। तो शेष अवयव बच रहा है M22। तो इसलिए हो जाएगा अवयव A11 का उपसारणिक M11 इक्वल टू A22। इसी तरीके से जब आप A12 का उपसारणिक निकालोगे तो ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दोगे तो बचेगा A21। तो इसलिए अवयव A12 का उपसारणिक बराबर M12, ये बराबर हो जाएगा A21। इसी तरह से अवयव A21 का उपसारणिक, जब A21 का उपसारणिक निकालोगे तो ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दोगे तो अवयव बचेगा A12। तो इसलिए अवयव A21 का उपसारणिक M21 इक्वल टू हो जाएगा A12। इसी प्रकार जब आप A22 का उपसारणिक निकालोगे तो ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दोगे तो अवयव बच जाएगा A11। तो इसलिए अवयव A2 का उपसारणिक बराबर M22 इक्वल टू हो जाएगा A11। इसी तरह मान लीजिए एक सारणिक है, ये 3x3 का है। ठीक है। तो इसमें कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। 9 अवयव में से जब प्रत्येक का उपसारणिक निकालोगे तो देखो क्या बनेगा। मान लो सबसे पहले आप A11 का उपसारणिक निकालना चाहते हो तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ये दोनों छूट जाएगा तो ये 4 अवयव बचेंगे। ठीक है। और A11 का उपसारणिक लिखा जाएगा M11। तो M11 इक्वल टू हो जाएगा सारणिक के अंदर A22, A23, A32, A33। ये हो गया उपसारणिक। और अगर कहा जाए कि उपसारणिक का मान क्या होगा तो इसे आप सॉल्व करना जानते हो। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हो। तो इसका मान हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। इसी तरह से जब आप अवयव A12 का उपसारणिक निकालोगे तो ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा M12 इक्वल टू, देखिए जब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ोगे तो ये और ये 4 अवयव बचेंगे। तो ये बन जाएगा A21, A23, A31, A33। और इसका मान अगर निकालोगे
तो ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिए, तो ये बन जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। इसी तरह से जब आप अवयव A13 का उपसारणिक निकालोगे तो ये बन जाएगा M13 इक्वल टू हो जाएगा A21 A22 A31 A32। अब इसका जब आप मान निकालोगे, इसका मान निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इसी तरह से आप जब दूसरी पंक्ति के अवयवों का उपसारणिक निकालोगे यानी M21 निकालोगे तो M21 निकालते समय ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, तो बचेगा आपके पास A12 A13 A32 और A33। जब इसका मान निकालोगे तो ये बन जाएगा A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। इसी तरह जब आप A22 का उपसारणिक निकालोगे तो इसे लिखोगे M22 लिखने के बाद ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो आपके पास बचेगा A11 A13 A31 A33। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये बन जाएगा A11 A33 माइनस A31 इंटू A11। अब आप A23 का उपसारणिक निकालिए तो ये बन जाएगा M23 जब निकालोगे तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो आपके पास बचेगा A11 A12 A31 A32। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। इसी तरह जब आप तीसरी पंक्ति के अवयवों का उपसारणिक निकालोगे तो लिखोगे M31 लिखते ही ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, तो अवयव बचेंगे A12 A13 A22 A23। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। जब आप M32 निकालोगे तो ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो आपके पास अवयव बचेगा A11 A13 A21 A23। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13। इसी प्रकार M33 इक्वल टू हो जाएगा, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो आपके पास बचेगा A11 A12 A21 A22। अब इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो इस तरीके से जो 9 अवयव थे, 9 अवयवों का उपसारणिक निकल गया। यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि किसी सारणिक के उपसारणिकों की संख्या उस सारणिक में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होगा। मतलब यदि सारणिक में 4 अवयव हैं तो उसके उपसारणिकों की संख्या 4 होगी। यदि सारणिक में 9 अवयव हैं तो उसके उपसारणिकों की संख्या 9 होगी, और यदि सारणिक में 16 अवयव हैं तो उसके उपसारणिकों की संख्या 16 होगी। यही नोट पॉइंट आप लोग देख लीजिए। नोट पॉइंट कहा जा रहा है कि किसी सारणिक के उपसारणिकों की संख्या उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होगी। मतलब जितने अवयव उसमें हो उतने ही उपसारणिक बनेंगे। तो उपसारणिक समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि सहखंड क्या होता है। सहखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है किसी सारणिक के अवयव Aij के उपसारणिक Mij में -1 टू द पावर i प्लस j से गुणा करने पर प्राप्त मान
अवयव ए आई जे का सहखंड कहलाता है। सहखंड को ए आई जे या सी आई जे से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी अवयव, जो कोई भी अवयव ए आई जे है, उसका आप उपसारणिक निकालिए यम आई जे, और उसमें -1 टू द पावर आई प्लस जे से गुणा कर दीजिए, तो जो मान प्राप्त होगा वही अवयव ए आई जे का सहखंड कहलाएगा। ठीक, तो यहां से देखो लिखा है ए आई जे बराबर -1 टू द पावर एम आई जे। जब -1 टू द पावर आई प्लस जे करोगे तो ये या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि उपसारणिक में प्लस या माइनस का गुणा कर देने से हमें सहखंड प्राप्त हो जाता है। कब प्लस का गुणा करना, कब माइनस का, उसके लिए कहा जा रहा है -1 टू द पावर आई प्लस जे करिए। अगर ये प्लस आया तो प्लस का गुणा करिए और माइनस आया तो माइनस का। पर हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि आप -1 टू द पावर आई प्लस जे मत करिए, बल्कि आप क्या करिए, केवल आई प्लस जे करिए। अगर ये सम आ जाता है तो उसके लिए आप प्लस चिन्ह यूज करते हो, और यदि यह विषम आ जाता है तो उसके लिए माइनस चिन्ह यूज करते हो, है ना। ये हम लोग सारणी का प्रसार करते समय सीख गए थे कि किस अवयव के साथ प्लस लगेगा, किसके साथ माइनस लगेगा। जैसे मान लो एक सारणी बराबर दिया गया है A11 A12 A21 A22, तो यहां देखो 1 1 है, इसको ऐड करो 2 आएगा। तो कहने का मतलब इसके साथ हमें प्लस चिन्ह लगाना पड़ेगा। A12 है, ये विषम आएगा तो इसके लिए माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। A21 है, यह भी विषम आएगा, इसके लिए भी हमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये A22 है, जोड़ोगे तो सम आएगा, तो इसके लिए हमें प्लस चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम ये जो सारणिक है इसके सहखंड निकालते हैं। जब आप अवयव A11 का सहखंड निकालोगे तो इसे लिखोगे A11 इक्वल टू, इसके साथ प्लस लगाना है, प्लस लगा दिए आप। A11 लिखने के बाद ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, तो बचेगा A22, तो ये हो गया A22। इसी तरीके से जब आप A12 का सहखंड निकालोगे तो इसे लिखोगे A12 इक्वल टू, देखिए इसके साथ माइनस चिन्ह लगेगा तो माइनस हमने लगा दिया। अब ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने के बाद बचेगा A21, तो ये हो जाएगा -A21। इसी तरह से जब आप अवयव A21 का सहखंड निकालोगे तो इसे लिखोगे A21, 21 जोड़ने के बाद ये विषम आएगा, इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ने के बाद अवयव बचेगा A12, तो उसी को लिख दो अवयव A12। फिर जब आप A22 का सहखंड निकालोगे तो इसे लिखोगे A22 इक्वल टू, 22 को ऐड करोगे तो सम आएगा, सम आने की वजह से प्लस लगा लो। अब ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो ये बचेगा A11। कहने का मतलब उपसारणी के साथ प्लस या माइनस लगा देने से सहखंड प्राप्त हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो एक सारणी की ए बराबर दिया गया है, 3x3 का है। ठीक, अब इसमें 9 अवयव हैं, तो इसके 9 सहखंड भी बनेंगे। जब आप अवयव A11 का सहखंड निकालोगे तो A11 11 ऐड करोगे प्लस आएगा, तो ये लिख लीजिए प्लस। प्लस लिखने के बाद ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, तो ये बचेगा A22 A23 A32 A33। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा प्लस A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। इसी तरीके से जब आप अवयव A12 का सहखंड निकालोगे तो इसे लिखोगे A12 इक्वल टू, 12 ऐड करोगे ये विषम आएगा, इसलिए आगे एक माइनस लगा लीजिए माइनस। अब ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दोगे तो आपके पास बचेगा A21 A23 A31
A33। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस A21 A33 माइनस A31 A23। इसी तरह से जब आप अवयव A13 का सहखंड निकालोगे तो इसे लिखोगे A13 इक्वल टू 13 ऐड करोगे सम आएगा, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। प्लस लिखने के बाद ये R1 और C3 ये दोनों छूट जाएंगे, तो बचेगा A21 A22 A31 A32। इसी को सॉल्व करिए तो ये प्लस A21 A32 माइनस A31 इंटू A22। इसी तरीके से शेष जो 6 अवयव बच रहे हैं इसका सहखंड होगा A21 और इसके साथ माइनस लगेगा, इसका सहखंड होगा A22, इसके साथ प्लस लगेगा, इसका सहखंड होगा A23, 23 जोड़ोगे विषम आएगा तो ये इसके साथ माइनस लगेगा, इसका सहखंड होगा A31 तो ये प्लस बनेगा, इसका सहखंड होगा A32 ये माइनस बनेगा और इसका सहखंड होगा A33 ये प्लस बनेगा। तो कहने का मतलब उप सारणिक में केवल प्लस या माइनस चिन्ह लगा दो तो वो सहखंड बन जाता है। तो इस सारणिक के 9 सहखंड बनेंगे। यहां से हम लोग फिर से एक बात कह सकते हैं कि किसी सारणिक के सहखंडों की संख्या उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होता है। क्लियर ना? अब एक नोट पॉइंट देखिए, कहा जा रहा है किसी सारणिक का मान उसके उपसारणिक या सहखंड के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, जब आप इस सारणिक का प्रसार करते थे तो इसे डेल्टा बराबर लिखते थे। मान लो आप R1 के सापेक्ष प्रसार करना चाहते हो, R1 के सापेक्ष, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने के लिए सबसे पहले आप A11 लिखते थे। A11 लिखने के बाद इन्हीं अवयवों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, या आप ये कह लो इसे सारणिक के रूप में लिख देते थे। A22 A23 A32 A33। उसके बाद दूसरे अवयव को, इस अवयव को A12 को लिखते थे, लेकिन इसके साथ माइनस चिन्ह लगाते थे प्रसार करते समय, तो हम माइनस चिन्ह लगा दिए। A12 लिखने के बाद ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट गया, तो ये बन गया A21 A23 इंटू A31 A33। अब इसी तरीके से तीसरा अवयव लिखते थे, लेकिन इसको प्लस में लिखना होता है, तो ये आप लिख दिए A13 लिखने के बाद ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट गया, तो ये बचा A21 A22 A31 और A32। ठीक, यही प्रसार आप करते थे। अब देखिए यहां कहा जा रहा है किसी सारणिक का मान उसके उपसारणिक या सहखंड के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। जरा आप इतने को देखो, ये इतने को, ये उपसारणिक है ना, हम लोग इसे A11 इंटू M11 लिख सकते हैं। ये अवयव, ये पूरा ये अवयव A11 का उपसारणिक है। उसी तरीके से यहां माइनस चिन्ह लगाएंगे, A12 इंटू ये पूरा का पूरा अवयव A12 का उपसारणिक है, तो इसे हम लिख देंगे M12। आगे प्लस चिन्ह लगाएंगे, इसको A13 लिखेंगे और इस पूरे को हम लोग लिख देंगे M13। तो यही बात कहा जा रहा है कि किसी सारणिक का मान उसके उपसारणिक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यहां देखो हम किस रूप में व्यक्त किए हैं, उपसारणिक के रूप में। अब जरा देखो सहखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। इसी को हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, A11 इसके साथ प्लस चिन्ह लगेगा, तो जो प्लस लगा है उसको मिला के इसे हम A11 मान ले रहे हैं। फिर उसके बाद ये जब A12 निकालेंगे तो इसका जो सहखंड आएगा A12 उसके साथ एक माइनस चिन्ह लगेगा, तो इस वाले माइनस को
इसके साथ मिलाकर हम A12 मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस A12 इंटू कैपिटल A12। अब उसी तरीके से जब इसको लिखेंगे तो A13 इंटू कैपिटल A13, ठीक है। यानी जो अवयव लिख रहे हो उसी का सहखंड से गुणा कर दीजिए। जैसे मान लो आप इस सारणिक का प्रसार दूसरे पंक्ति के सापेक्ष करना चाहते तो इसे आप लिखते स्मॉल a21 इंटू कैपिटल A21 प्लस स्मॉल a22 इंटू कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a23 इंटू कैपिटल A23, ठीक है ना। ध्यान दीजिए जो अवयव लिखोगे, जो अवयव यहां पर लिखोगे उसी के सहखंड से गुणा करना है। अगर आप दूसरे के सहखंड से गुणा कर दोगे तो इस सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। जैसे एक नोट पॉइंट देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किसी सारणिक के एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव को दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करें तो इसका मान शून्य प्राप्त होता है। जैसे मान लो आप A11 आप पहली पंक्ति ले रहे हो, आप पहली पंक्ति ले रहे हो A11 और सहखंड लिख रहे हो दूसरी पंक्ति का, मतलब A21 प्लस A12 इंटू A22 फिर A13 इंटू A23, तो इसका मान शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो अवयव आप लिए हो ये पहले पंक्ति का लिए हो A11 A12 A13 और जो सहखंड लिए हो वो दूसरे पंक्ति का लिए हो A21 A22 A23। तो यदि अवयव किसी दूसरी पंक्ति का और सहखंड किसी दूसरे पंक्ति का हो तो उसका मान शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप पंक्ति लो तीसरी पंक्ति, मतलब A31 A32 A33 और इसमें पहले पंक्ति के पहले फर्स्ट रो के सहखंडों से गुणा करो, मतलब A11 A12 A13, तो इसका मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये बराबर शून्य, ठीक है ना। अब उपसारणिक तथा सहखंड पढ़ने के बाद अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 में निर्देश पढ़िए। पहले प्रश्न संख्या 1 व 2, निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उपसारणिक सहखंड लिखिए। आपको दोनों चीज लिखना है, उपसारणिक भी लिखना है और सहखंड भी लिखना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पर बात करें। यहां सारणिक बराबर दिया गया है 2 - 4 0 3, 4 अवयव हैं तो इसके 4 उपसारणिक और 4 सहखंड भी बनेंगे। सबसे पहले इस 2 का उपसारणिक लिखोगे, तो 2 का उपसारणिक लिखोगे आप M11, क्योंकि ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो इस पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दोगे तो ये 3 बच जाएगा, तो M11 बराबर हो गया 3। इसी तरीके से -4 का जब उपसारणिक लिखोगे तो इसे लिखोगे M12, क्योंकि ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो जब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। अब उसी तरीके से 0 का जब उपसारणिक लिखोगे तो इसे लिखोगे M21, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो जब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दोगे तो बन जाएगा -4, बचेगा -4। इसी तरीके से जब 3 अवयव 3 का उपसारणिक लिखोगे तो इसे लिखोगे M22, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बचेगा 2। तो ये तो उपसारणिक हो गया। इसी तरीके से जब सहखंड लिखना होता है तो सहखंड A11 बराबर हो जाएगा, आप पढ़े हो AIJ इक्वल टू -1 to the power I plus j इंटू MIJ, मतलब
कि जो उप सारणी को उसी के साथ प्लस या माइनस चिन्ह लगा दो तो सहखंड बन जाता है। तो जब आप A11 लिखोगे तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगाओगे और M11 का मान रख दो। उसी तरीके से A12 लिखोगे तो इसके साथ माइनस चिन्ह लगाओगे और इसका मान रख दो। अब भाई जीरो के साथ माइनस का गुणा करो, कोई फर्क पड़ता नहीं, जीरो। उसी तरीके से 3 में प्लस का गुणा करो तो ये 3 ही आएगा। अब जब आप A21 लिखोगे, A21, तो इसके साथ माइनस चिन्ह लगाओगे और ये -4, माइनस माइनस मिलके यहां +4 बन जाएगा। अब जब आप A22 लिखोगे तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगेगा और ये 2, तो ये हो गया 2। इस तरीके से चारों अवयवों के उपसारणिक तथा सहखंड आप लिख दिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 के दूसरे पार्ट पर बात करते हैं। दूसरे वाले में देखो सारणिक बराबर दिया गया ACBD। तो जब आप M11 लिखोगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, D बचेगा। M12 लिखोगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, B बचेगा। M21 लिखोगे तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, C बचेगा। और जब आप M22 लिखोगे तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो A बचेगा। तो ये हो गया उपसारणिक। और जब सहखंड लिखोगे, A11 लिखोगे तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगेगा, प्लस चिन्ह इंटू M11, तो ये D हो गया। A12 लिखोगे तो ये बन जाएगा माइनस M12, M12 का मान है B। A21 लिखोगे तो ये -C बन जाएगा और A22 लिखोगे तो ये +A बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में भी 2 दिए गए हैं। सबसे पहले पर डिस्कस करें तो देखो ये एक सारणिक दिया गया है जिसका कोटि है 3 × 3, यानी इसमें 9 अवयव हैं। तो इसके भी 9 उप सारणिक तथा 9 सहखंड बनेंगे। तो चलिए एक एक ज्ञात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले R1 के जो अवयव हैं इनके उप सारणिक लिखते हैं। तो ये हो जाएगा M11। जब आप M11 लिखोगे तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो बचेगा 1 0 0 1 और यही उप सारणिक हो जाएगा। ये हो गया उप सारणिक। अब अगर उप सारणिक का मान निकालने को कहे तो इसका मान निकालना आप जानते हो, 1 × 1 -0 × 0, तो ये हो जाएगा 1 - 0 = 1। इसी तरीके से आप M12 निकालिए। M12 निकालोगे तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, ये बचेगा 0 0 0 1। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 0। M13 जब निकालोगे तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूटेगा तो ये बचेगा 0 1 0 0। इसे सॉल्व करोगे तो ये 0 मिल जाएगा। ये हो गए R1 पंक्ति के तीनों अवयवों के उपसारणिक। अब हम R2 पंक्ति के तीनों अवयवों के उपसारणिक निकालते हैं। तो इसे लिखेंगे M21। M21 लिखोगे तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो बचेगा 0 0 0 1 और इसे सॉल्व करोगे तो 0 मिल जाएगा। अब आप M22 निकालिए। 22 निकालोगे तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1 और इसे सॉल्व करोगे तो इसका मान हो जाएगा 1। इसी तरीके से M23 निकालिए। जब M23 निकालोगे तो ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो बचेगा 1 0 0 0 और इसका मान हो जाएगा 0। अब R3 पंक्ति के जो तीनों अवयव हैं इनके उपसारणिक निकालते हैं। तो इसे लिखेंगे M31। M31 लिखोगे तो ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो 0 0 1 0 बचेगा और इसका मान हो जाएगा 0। इसी तरह M32 निकालिए। तो M32 निकालोगे तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, बचेगा 1 0 0 0 और इसका मान 0 हो गया। अब आप M33 निकाल लीजिए। 33 निकालोगे तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बचेगा 1 0 0 1 और इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, तो ये 9 अवयवों के उपसारणिक निकल गए।
अब जब सहखंड निकालोगे तो इन्हीं उप सारणिकों के साथ प्लस या माइनस चिन्ह लगा दीजिए तो सहखंड बन जाएगा। चलिए 9 अवयवों के सहखंड लिखते हैं। जब आप A11 लिखोगे तो इसके साथ प्लस लगेगा और इसका मान है 1 तो ये +1। A12 लिखोगे तो इसके साथ माइनस लगता है तो -0 हो जाएगा 0। A13 निकालोगे तो इसके साथ प्लस लगेगा और इसका मान है 0 तो ये +0 हो गया। A21 निकालोगे तो इसके साथ माइनस चिन्ह लगता है और इसका मान है 0 तो ये भी हो जाएगा 0। अब आप A22 निकालोगे तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगता है और इसका मान है 1 तो ये हो जाएगा +1। A23 निकालोगे तो इसके साथ माइनस लगता है और इसका मान है 0 तो ये बन जाएगा 0। A31 हो जाएगा +0, A32 हो जाएगा -0 और A33 हो जाएगा +1। तो इस तरीके से ये 9 सहखंड भी बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के दूसरे पार्ट पर बात करते हैं। इसमें सारणिक बराबर इतना दिया गया है। चलिए इसके 9 उपसारणिक और 9 सहखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं M11। तो M11 निकालोगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो ये बचेगा 5 -1 1 2, यही उपसारणिक हो जाएगा। और अगर इसका मान निकालना हो तो मान निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, फिर माइनस का चिन्ह, 1 गुणे -1 तो आएगा -1 और 1 माइनस यहां पहले से लगता है तो ये +1 बन जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 11। इसी तरीके से M12 निकालोगे तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बचेगा 3 -1 0 2। इसे सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 -0 बराबर 6 मिल जाएगा। M13 निकालोगे तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बन जाएगा 3 5 0 1। इसे सॉल्व करोगे तो 3 1 के 3 -0 गुणे 5 0 तो ये बराबर बन जाएगा 3। अब आप M21 निकालिए। 21 निकालोगे तो ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो आपके पास बचेगा 0 4 1 2। अब इसे सॉल्व करोगे, 0 गुणे 2 0 हो गया, -1 गुणे 4 तो -4 हो गया तो ये बराबर मिल जाएगा -4। अब आप M22 निकालिए। M22 निकालोगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो बचेगा 1 4 0 2। इसे सॉल्व करोगे तो 2 -0 हो जाएगा बराबर 2। M23 निकालिए। जब आप M23 निकालोगे तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूटेगा तो ये बचेगा 1 0 0 1 और इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 गुणे 1 हो गया 1 -0 बराबर 1। अब आप M31 निकालिए। 31 निकालोगे तो ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो ये बचेगा 0 4 5 -1। इसे सॉल्व करिए तो 0 -20 बराबर -20। M32 निकालिए तो M32 हो जाएगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो ये बन जाएगा 1 4 3 -1। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -1 -12 बराबर -13। इसी तरह जब आप M33 निकालोगे तो ये बन जाएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा, 1 0 3 5 बचेगा। इसे सॉल्व करोगे तो 5 -0 बराबर 5। इस तरह से 9 अवयवों के उपसारणिक निकल गए। अब जब आप सहखंड निकालोगे तो इन्हीं उपसारणिकों के साथ प्लस या माइनस चिन्ह लगा दीजिए तो सहखंड बन जाएगा। देखिए जब आप A11 निकालोगे तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगेगा तो ये बन जाएगा +11। A12 निकालोगे तो इसके साथ माइनस चिन्ह लगेगा तो
तो ये बन जाएगा -6। जब आप A13 निकालोगे तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगेगा, इसलिए ये बन जाएगा +3। जब आप A21 निकालोगे तो इसके साथ माइनस चिन्ह लगता है, लेकिन इसका मान ऑलरेडी -4 है, तो माइनस माइनस +4 बन जाएगा। इसी तरीके से जब आप A22 निकालोगे तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगता है और इसका मान 2 है, तो ये +2 हो गया। जब आप A23 निकालोगे तो इसके साथ माइनस चिन्ह लगता है और इसका मान 1 है, तो -1 हो गया। A31 निकालोगे तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगता है और इसका मान -20 है, -20, तो ये बन जाएगा -20। जब आप A32 निकालोगे तो इसके साथ माइनस चिन्ह लगेगा और इसका मान -13 है, तो ये बन जाएगा +13। इसी तरह जब आप A33 निकालोगे तो इसके साथ प्लस लगता है और इसका मान 5 है, तो ये बन जाएगा +5। इस तरह से दिए गए सारणिक के 9 उपसारणिक तथा सहखंड लिख दिए हम लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक इतने का मान ज्ञात कीजिए। देखो किस पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करना है, दूसरे पंक्ति के, तो इस सारणिक का मान हो जाएगा, दूसरा पंक्ति यही है ना, तो ये बन जाएगा A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। अब जरा कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23 का मान अलग से निकाल के यहां पर रख दीजिए। तो जब आप A21 निकालोगे तो A21 के साथ माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस चिन्ह 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, तो ये बचेगा 3 8 2 3। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो एक माइनस बाहर लगा है, 3 गुणे 3 हो गया 9, माइनस 2 गुणे 8 16। 9 में से 16 घटाओगे तो -7 बचेगा, लेकिन एक माइनस बाहर लगा है, इसलिए ये +7 हो जाएगा। अब जब आप A22 निकालोगे तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगेगा। अब ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो बचेगा 5 8 1 3। इसे सॉल्व करिए तो 5 तिहाई 15 -8 1 के 8 और इसे घटाओगे तो ये बन जाएगा 7। अब आप A23 निकालिए तो 23 के साथ एक माइनस लगेगा। अब ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो बचेगा 5 3 1 2। इसे सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10 -3 1 के 3 और बाहर एक माइनस लगा है। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 7 और एक माइनस बाहर लगा है, तो इसलिए ये बन जाएगा -7। अब यही सारे मान आप इसमें रख दीजिए। देखिए A11 का मान है 2 इंटू एक कैपिटल 21 का मान है 7, फिर स्मॉल A22 का मान है 0 इंटू कैपिटल A22 का मान है +7, तो ये इंटू 7, फिर स्मॉल A23 का मान है 1, तो ये 1 इंटू कैपिटल A23 का मान है -7, तो ये -7। ये सॉल्व करोगे तो 7 दूनी 14, ये हो गया 0 -7। इसे 14 में से 7 घटा लो तो 7, ये आंसर हो जाएगा। तो ये सारणिक का मान हो गया, जिसे हम लोग प्रसार करके भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन प्रश्न में कहा गया दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। तो हम लोग सहखंड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। इस बार किसका प्रयोग करना है? तीसरा जो स्तंभ है ये इसके सहखंड,
तो यहां से डेल्टा बराबर आ जाएगा, पहले इस अवयव को लिखोगे तो ये अवयव है स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13 प्लस इस अवयव को लिखोगे तो ये बन जाएगा स्मॉल a23 इंटू कैपिटल A23। फिर इस अवयव को लिखोगे तो इसे लिखोगे स्मॉल a33 इंटू कैपिटल A33। अब कैपिटल A13 कैपिटल A23 कैपिटल A33 का मान निकाल के यहां पर रख दीजिए। तो जब आप कैपिटल A13 निकालोगे तो 13 ये 4 आएगा, सम है तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगेगा। ये लिखने के बाद ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो बचेगा एक y एक z। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये बन जाएगा z माइनस y। इसी तरीके से जब आप A23 निकालोगे तो 2 3 5 हो गया, इसलिए इसके साथ माइनस चिन्ह लगेगा। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो ये बचेगा एक x एक z। एक माइनस बाहर लगा है, ये सॉल्व करोगे तो बन जाएगा z माइनस x। बाहर वाले माइनस का अंदर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा x माइनस z। इसी तरीके से जब आप A33 निकालोगे तो 3 3 6 हो गया, तो इसके साथ प्लस चिन्ह लगेगा। अब ये तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो बचेगा एक x एक y। इसी को सॉल्व करो तो ये हो गया y माइनस x। अब ये सारे मान यहां रख दीजिए, तो A13 का मान है yz इंटू z माइनस y। अब इसका मान रखिए तो इसका मान है zx और A23 का मान है x माइनस z। अब इसका मान रखिए तो इसका मान है xy इंटू ये मान है y माइनस x। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर दोगे तो ये मिल जाएगा yz स्क्वायर माइनस zy स्क्वायर। फिर जब इसका गुणा कर दोगे तो ये मिल जाएगा zx स्क्वायर माइनस xz स्क्वायर। जब यहां गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा प्लस xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते हो कि x के घटते हुए घात के रूप में या y के घटते हुए घात के रूप में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए आप, तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर z माइनस x स्क्वायर y। ठीक है। अब देखो यहां पर और यहां पर इन दोनों में x है, तो x वाले को एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा xy स्क्वायर माइनस xz स्क्वायर। फिर इन दोनों में देखो x नहीं है तो इनको एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा yz स्क्वायर माइनस zy स्क्वायर। ठीक। अब इन दोनों को देखो तो इन दोनों से आपका x स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। जब आप x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा z माइनस y। अब इन दोनों को देखिए, यहां से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। इसे हम लोग लिख देते हैं एक ब्रैकेट में y प्लस z और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस z। ठीक। अब इन दोनों को देखो तो yz कॉमन मिल जाएगा। जब आप yz कॉमन ले लोगे तो यहां पर बच जाएगा z माइनस y। अब पूरे इस समीकरण में देखो, यहां z माइनस y, यहां z माइनस y और यहां y माइनस z है, तो एक माइनस कॉमन ले सकते हो तो z माइनस y बन जाएगा। पर आप जानते हो कि जब x y z हो तो उनका जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है x माइनस y इंटू y माइनस z इंटू z माइनस x। तो हम लोग यहां से एक माइनस कॉमन लेके इसे y माइनस z बना लेते हैं और यहां से भी एक माइनस कॉमन लेके y माइनस z बना लेते हैं और पूरे समीकरण से y माइनस z कॉमन ले लेते हैं।
तो जब हम y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा यक्स इंटू वाई प्लस जेड। तो जब यक्स का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा यक्स वाई प्लस यक्स जेड। ठीक, और यहां से जब आप एक माइनस कॉमन लेके इसे कॉमन करोगे तो यहां बच जाएगा माइनस वाई जेड। अब इसी को सॉल्व करिए तो ये y माइनस जेड इंटू, इन दोनों को यदि हम एक साथ देखें, किसी भी दो को एक साथ ले लीजिए, मान लो इन दोनों को एक साथ लें हम, तो यहां से आपको यक्स कॉमन नजर आ रहा है, तो हम यक्स कॉमन ले लिए तो यहां बचा माइनस यक्स प्लस वाई। ठीक, इन दोनों को देखें तो इन दोनों से हमें जेड कॉमन नजर आ रहा है, हम जेड कॉमन ले लिए तो मुझे मिल गया यहां पर एक्स माइनस वाई। अब जरा आप देखो कि यहां पर यक्स माइनस वाई है, यहां y माइनस यक्स है, तो यहां से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, यह भी यक्स माइनस वाई बन जाएगा, और उसे बाहर निकालोगे तो यक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहां बन जाएगा जेड माइनस एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। क्लियर इतनी बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि यदि सारणिक बराबर इतना और ए आई जे का सहखंड कैपिटल ए आई जे हो तो सारणिक का मान निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप जानते हो कि जो यहां पर अवयव लिया जाता है उसी का सहखंड भी लिया जाता है। तो यहां पर देखिए पहले ऑप्शन में A11 है और सहखंड है A31, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरे में देखिए A11 है, A11, A12 है लेकिन कैपिटल A21 हो गया, इसलिए यह भी गलत हो गया। तीसरे को देखो A21 था, कैपिटल A11 हो गया, इसलिए यह भी गलत हो गया। चौथे को देखो A11 A11, A21 A21, A31 A31, तो ये सेम है, तो यही वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग सहखंडज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सहखंडज के बारे में। कंफ्यूज मत होना, आज हम लोग सहखंड पढ़े थे। क्या पढ़े हैं? सहखंड। सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर। सहखंड को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। लेकिन सहखंडज को बोलते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट। तो अगले लेक्चर में हम लोग एडजॉइंट तथा आव्यूह के व्युत्क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।